हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है SSA सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आप लोग का टोटल 4 दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। 18, 21, 22 एंड 23 अगस्त को पर डे 2 शिफ्ट होंगी और टोटल जो शिफ्ट होंगी वो 8 शिफ्ट होंगी। उसके बाद जो 18 अगस्त के हैं, 18 अगस्त की 2 शिफ्ट कंडक्ट हो चुकी है। एक शिफ्ट की एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर दी गई है, आप लोगों ने देखा भी है उसको, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार भी दिया है और अच्छे व्यू आ रहे हैं उस वीडियो पर। लगभग 10 के आ चुके हैं क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एक्स्ट्रा दी है, जिससे आप लोग उस टॉपिक के आसपास जो टॉपिक आया है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पहली शिफ्ट का एनालिसिस, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे जा करके आप लोग फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जो शिफ्ट 1 थी। तो इस वीडियो में हम लोग शिफ्ट 2 करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग शिफ्ट 1 की थी। कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे, जीके के 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन जो मिले हैं। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन मुझे मिल चुका है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और एक्स्ट्रा फैक्ट उसी तरीके से बताऊंगा जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताए थे, फर्स्ट वीडियो में। तो पेपर का लेवल तो आप लोग को पता ही है, मॉडरेट रहा है। और जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए वो 30, जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए 30 और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन एक एक करके, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो लेबर डे होता है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 मई के बारे में आप लोगों को 2 फैक्ट याद रखने हैं कि 1 मई 1960 में ना आप लोगों का जो पहले बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे से 2 राज्य बने थे, एक महाराष्ट्र बना था और एक गुजरात बना था। तो वो किस डेट को बने थे? तो 1 मई 1960। ये आप लोग याद रखिएगा। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। यूएसए में एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसके आधार पर ही आप लोगों का जो ये लेबर डे डिक्लेयर किया गया था। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्कर की जो हाईलाइट्स है एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बिल्डिंग सोसाइटी। समाज को बनाने के लिए जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसे को याद करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 मई को, इंटरनेशनल लेबर डे। तो यानी ये क्वेश्चन आप लोगों का स्टैटिक का है, तो आप लोगों से डेज़ पूछे जा रहे हैं। तो डेज़ में आप लोगों के लिए कुछ तो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। जैसे अप्रैल मंथ में कौन कौन से डे होते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा डे या उत्कल दिवस मनाया जाता है, ये पूछा जाता है बार बार। उसके बाद 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे पूछा जाता है। 11 को नेशनल सेफ्टी मदरहुड डे। 13 अप्रैल को आप लोगों को जलियांवाला बाग मसाकरे 1999। और 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो रिमेम्बरेंस डे होता है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे और 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे, ये आप लोगों से पूछा जाता है। और 22 अप्रैल को अर्थ डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये भी पूछते हैं। और 24 अप्रैल को पूछा जाता है पंचायती राज दिवस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 26 अप्रैल को पूछा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो ये थे अप्रैल के डेज़। उसके बाद ये मैंने जनवरी के डेज़ भी आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जनवरी के बाद मैंने इसमें जून के भी लिख दिए। तो आप लोगों को 12 मंथ के इंपॉर्टेंट डेज़ कवर करके जाने हैं। मैं भी आप लोगों के लिए आज इंपॉर्टेंट डेज़ की वीडियो से सारे डेज़ कवर करवा दूंगा। तो ये थे आप लोगों का डेज़ वाला टॉपिक जो आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज़ द विनिंग टीम ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, उसकी विनिंग टीम पूछी गई थी। तो विनर कौन था? इसका अर्जेंटीना था। और रनर अप कौन था? फ्रांस था। 3rd नंबर पर क्रोएशिया था और 4th नंबर पर मोरक्को था। ये था आप लोगों का स्पोर्ट का क्वेश्चन था, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था, इलेक्शन कमीशन जो होता है हमारा निर्वाचन आयोग, वही पूछा था कि ये हमारा पॉलिटी के किस पार्ट में आता है। टोटल पार्ट पूछे तो कितने हैं पॉलिटी में? तो 22 पार्ट है। हर एक पार्ट में क्या क्या आता है आप लोगों को याद रखना है। यही आप लोगों से पूछा भी जाएगा कल जो 21 को जिनका एग्जाम है। मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, यहीं पर रिवाइज करवा देता हूँ कि हर एक पार्ट में क्या आता है। पार्ट 1 में आता है आप लोगों का आर्टिकल 1 से 4, ये भी याद रखिएगा। और क्या रहता है इसमें? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में रहता है। उसके बाद पार्ट 2 में 5 से 11 आर्टिकल आते हैं। और क्या रहता है इसमें? सिटीजनशिप रहता है। और सिटीजनशिप हमने कहाँ से ली है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, हमने सिटीजनशिप का जो रूल है हमारा ब्रिटेन से ही लिया गया है। उसके बाद पार्ट 3 में आता है आप लोग का आर्टिकल 12 से 35 और फंडामेंटल राइट के बारे में। पार्ट 4 याद रखिएगा, इसमें 36 से 51 आर्टिकल रहते हैं। और इसमें क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, DPSP, जो हमने आयरलैंड से ली है। उसके बाद पार्ट 4 ए और आर्टिकल 51A, इसमें आता है आप लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने USSR से ली है। पार्ट 5 में आता है आप लोगों का 52 से 151 और द यूनियन के बारे में बात करता है। और पार्ट 6 जो आप लोगों का ये 152 से 237, ये स्टेट के बारे में बात करता है, स्टेट से रिलेटेड क्या क्या रूल्स होने चाहिए। तो उसके बाद पार्ट 7 में आता है आप लोगों का, ये आप लोगों का ये ख़त्म हो चुका पार्ट 7। और पार्ट 8 आप लोगों से पूछते हैं, इसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया जाता है। पूछेंगे कि यूनियन टेरिटरी इंडियन पॉलिटी के किस पार्ट में आती है, तो किस पार्ट में आती है? तो पार्ट 8।
टोटल कितनी यूनियन टेरिटरी 8, तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। पार्ट 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पंचायत के बारे में बात करता है। और पार्ट 9 ए ये म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में बात करता है। पार्ट 10 में क्या आता है आप लोग का, या आता आप लोग का शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब के बारे में आता है पार्ट 10। पार्ट 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में क्या है, तो एक सेंटर एक स्टेट, तो इन दोनों के जो रिलेशन बताता है वो पार्ट 11 में आता है, सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन। पार्ट 12 में पूछा जाएगा, तो 12 में आप लोग याद रखिएगा, 12 में बात करता है फाइनेंस की, प्रॉपर्टी की, कॉन्ट्रैक्ट की, तो पार्ट 12। पार्ट 13 में याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के बारे में बात करता है, तो 13 को आप लोग याद रख सकते हैं, मैं तेरे साथ ट्रेड करूँगा, मैं तेरे साथ ट्रेड करूँगा। तेरे मतलब 13, तो 13 में क्या है, ट्रेड, फाइनेंस, ये आप लोग का ट्रेड, पार्ट 13। पार्ट 14 भी पूछते हैं आप लोगों से, 14 में आता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। और पार्ट 15 आप 14 ए भी याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो हमारे 42 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए थे। पार्ट 15 आप लोगों से पूछा गया था कि इसमें इलेक्शन होता है। पार्ट 16 में क्या होता है आप लोगों का, इसमें आप लोगों के SC ST जो है, इनको जो स्पेशल प्रोविज़न है उनके बारे में बात की गई है। पार्ट 17 में 17 में आप लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये पूछी गई थी कि किस आर्टिकल के तहत हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, आर्टिकल 343। पार्ट 18 में आप लोग की इमरजेंसी है, जो हमने किस कंट्री से ली है, ये प्रोविज़न हमने जर्मनी से लिया है। पार्ट 19 आप लोगों को याद नहीं रखना। पार्ट 20 आप लोगों को याद रखना है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 368। और पार्ट 22 आप लोग को याद नहीं रखना है। तो जो याद रखने मैं आप लोग को बता चुका हूँ, आप लोग इसका वैसे तो मैं PDF दे दूँगा, तो PDF आप लोग घबराइएगा मत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द रेगुर सॉइल, तो रेगुर सॉइल का अदर नेम पूछा था, तो इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, इज आल्सो नोन अदर नेम लाइक रेगुर सॉइल, या फिर इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। व्हाट इज़ द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो जो 44वां संविधान संशोधन है वही पूछा है कि उसमें क्या चीज़ थी, तो ये पॉलिटिका था, तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, ये आप लोगों का 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। आप लोगों से ईयर पूछा जाएगा, तो ईयर याद रखने की ट्रिक होती है इसकी, 4 और 4 8, और यहाँ पर लास्ट में 8 आएगा, तो 1978 में ये हुआ था। की फैक्ट आप लोगों को क्या याद रखना है, इससे रिप्लेस द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहले क्या होता था, इंदिरा गांधी के टाइम पर पे अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस वो लग रहा है आप लोग को डिस्टर्बेंस कंट्री में, तो आप लोग इमरजेंसी को लगा सकते थे। लेकिन ये 1975 की बात थी, 76 की बात थी जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जून 1975 में। उसके बाद इसको चेंज किया गया जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, तो उन्होंने क्या किया, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था इस वर्ड को हटाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, और एक नया वर्ड जोड़ा कि आर्म रेवेलियन होगा, तभी आप लोग आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। एक तो ये फैक्ट याद रखना है। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज, जो पहले क्या हुआ करता था, एक राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो उसको भी हटाया गया इस अमेंडमेंट के तहत। जो आर्टिकल 31 में पहले आता था उसको अमेंड करके आर्टिकल 300A में डाल दिया, और उसको कैसा राइट बना दिया, लीगल राइट बना दिया। पहले कैसा राइट था, ये आप लोगों का फंडामेंटल राइट था। तो ये था आप लोगों का 44 अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट वाली वीडियो बना रखी है मैंने, 26 मिनट की वीडियो है, 105 अमेंडमेंट कवर करवा रखे हैं, शॉर्ट में करवाए हैं, जिससे आप लोग रिवाइज करके जा सकते हैं। उस वीडियो को आप लोग देख कर जाइएगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो फिर भी मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ 10 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवा देता हूँ। पहले वाला कब हुआ था, 1951 में। इसमें इंट्रोड्यूस द 9th शेड्यूल। हमारे संविधान में पहले 8 शेड्यूल हुआ करते थे, जब 1950 में लागू हुआ था। उसके बाद इसमें हमने 9th शेड्यूल जोड़ा था और एक अमेंडमेंट किया था, अमेंडमेंट फर्स्ट। आप लोगों को ईयर भी याद रखना है, 1951। फिर आप लोगों से 24वां अमेंडमेंट पूछा जाता है 1971 में। इसने पार्लियामेंट को पावर दे दी थी, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हर एक पार्ट में चेंजेस किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। ये आप लोगों का 24वां आर्टिकल था, 24वां अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट 39, ये तो आप लोग याद नहीं रखना, 39 नहीं पूछते हैं। तो 42 याद रखना, ये 76 में हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बहुत सारे आर्टिकल में चेंजेस आए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, सोशल सिक्योरिटी, सेक्युलरिज्म, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे प्रेम्बल में। और ट्राइब्यूनल बने थे यहाँ पर, ये आप लोग बता चुका, लिमिटेड पावर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। फिर 44वां 1978, ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद 61वां आप लोग याद रखिएगा 1988, इसमें जो वोटिंग एज है 21 से 18 की गई थी। ये आप लोगों का स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। 86, 8 में से 6 गए 2, और यहाँ भी 2 हैं, तो ये 2002 में हुआ था। और इसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 86 अमेंडमेंट था। उसके बाद 93 आप लोगों से पूछते नहीं हैं, ये तो आप लोगों को याद भी नहीं रखना है। आप लोगों से पूछा गया था 105वां अमेंडमेंट। ये आप लोगों को स्टेटमेंट में हो सकते हैं कि 4 स्टेटमेंट हो, आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना हो। तो आप लोग 105वां अमेंडमेंट था जो 2021 में ये एक्ट आया था। तो इसमें क्या चीज़ थी,
तो ये मैंने अपनी पॉलिटी वाली वीडियो में कराया था, जब मैंने अमेंडमेंट कराए थे। तो इसमें क्या था, पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट के पास पावर होती थी कि किस कैटेगरी को ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में डालना है, और ये राइट था किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हमने 105वां अमेंडमेंट किया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो हमने क्या किया, इसमें हमने जो पावर है उसको रिवाइव किया, और पावर हमने स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी टू आइडेंटिफाई द SEBC और सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। कौन सी क्लास सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होगी उसको जो डिसाइड करने की पावर हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। पहले ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। ये था आप लोग का 105। 104 वाला क्या था आप लोग का, SC ST को रिजर्वेशन था, वो याद रखिएगा, जो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अब आता है बंगाल गजट। तो ये जो बंगाल गजट है ये किसने स्टार्ट किया था, तो इट वाज एन इंग्लिश लैंग्वेज वीकली दैट वाज स्टार्टेड बाय द जेम्स अगस्टस हिक्की। तो ये जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में स्टार्ट किया गया था, जो एक वीकली न्यूज़पेपर था बंगाल गजट। इंडियन ओपिनियन स्टार्टेड बाय हुम। तो इंडियन ओपिनियन को किसने स्टार्ट किया था, तो ये 1904 में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी ने। फिर आप लोगों से जो ओलंपिक हुआ था 2020 वाला, टोक्यो ओलंपिक 2020, इससे क्वेश्चन पूछा गया था विच मेडल डिड PV सिंधु गेट इन। तो कौन सा मेडल जीता था, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो हमने टोटल कितने मेडल जीते थे, हमने 7 मेडल जीते थे। किस प्लेयर ने कौन सा मेडल जीता था मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो हमारा गोल्ड मेडल था वो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में जीता था गोल्ड मेडल। उसके बाद चलते नेक्स्ट, फिर आता रवि दहिया ने रेसलिंग में जीता था सिल्वर। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता था सिल्वर। PV सिंधु ने वुमेन सिंगल्स में जीता था ब्रॉन्ज, जो आप लोगों से पूछा गया है। हॉकी टीम ने हमारा हॉकी में कौन सा जीता था, ब्रॉन्ज। और वुमेन वाल्टरवेट बॉक्सिंग में हमने लोवलिना जो बोर्गेहन है असम के, इसने ब्रॉन्ज जीता था। और बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता था। तो ये टोटल 7 मेडल थे जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं 21 तारीख को। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है इस समय, तो ये NK सिंह है। और बात करें जो फाइनेंस कमीशन है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 280, ये भी पूछ सकते हैं। और काम क्या रहता है इसका, रिकमेंड द शेयरिंग ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन। तो स्टेट एंड यूनियन के बीच में टैक्सेस को किस रेशियो में बांटना चाहिए, ये रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन। और जो पहली बार फाइनेंस कमीशन बना था वो 1951 में बना था। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसके बारे में जो जानकारी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 से मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये पहले हेड कौन थे, KC नियोगी। हु हैज़ गोट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 किसको मिला है, तो ये मिला है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। एंड एंजेला रोडेल हैव वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 फॉर द नोवेल टाइम शेल्टर। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। अब इस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। एक तो ये जो अवार्ड है दिया जाता है बेस्ट बुक इन इंग्लिश और इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ये दिया जाता है जो बेस्ट बुक रहेगी इंग्लिश में या फिर उस बुक का ट्रांसलेशन किया होगा इंग्लिश में, तो उसके लिए दिया जाता है। कंट्री कौन देती है इसको, UK देती है। और प्रेजेंटेड किसके भाई, बुकर प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और रिवार्ड कितना रहता है इसमें, 50,000 पाउंड रहता है ये। उसके बाद इस अवार्ड को कब स्टार्ट किया गया था, 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। और जो पहली बार दिया गया था वो इस्माइल कदरी को दिया गया था 2005 में। अब इसी से एक मिलता जुलता प्राइज़ और होता है, वो होता है खालिदा बुकर प्राइज़। ये किस लिए दिया जाता है सर, ये दिया जाता है बेस्ट नोवेल रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच वाज पब्लिश इन द UK किंगडम एंड आयरलैंड। ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो UK एंड आयरलैंड में पब्लिश होगी। वो लोकेशन क्या रहेगी इसकी, लंदन रहेगी। और कंट्री UK रहेगी। और कौन देता है इसको, बुकर मैकनोल देते थे पहले 1969 से 2001 तक। उसके बाद मैन ग्रुप, देन आप लोग का क्रैंक स्टार्ट 2019 के बाद से। तो इसमें भी सेम अमाउंट मिलता है। और ये 1969 में स्टार्ट किया गया था। और इसे पहली बार किसको दिया गया था, PH न्यूबाई को इसको फर्स्ट टाइम दिया गया था। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था, दीपा कर्माकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। बाकी मैं करवा देता हूँ। ये जिम्नास्ट से बिलोंग करती है, जो इन्होंने दीपा कर्माकर बिकम द फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट द ओलंपिक गेम्स इन रियो 2016। और यहाँ पर इन्होंने थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ पर फिनिश किया था 2016 में। अब ये पूछा गया था, तो आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लेयर कौन सा खेल खेलता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सब क्या है, ये तो क्रिकेट वाले, तो मैंने लिख दिया। वुमेन में मिताली राज खेलती है, झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंजुम चोपड़ा, सैफाली वर्मा, पूनम यादव। बैडमिंटन के भी मैंने कुछ प्लेयर लिख दिए, पुलेला गोपीचंद, श्रीकांत कदम्बी, प्रणव कुमार, चेतन आनंद और साइना नेहवाल, PV सिंधु, ज्वाला गुट्टा, अपर्णा पोपाट, अश्वनी पोनप्पा, ऋतुपर्णा दास और PC तुलसी। तो ये आप लोगों के बैडमिंटन के प्लेयर हैं। व्हाट कोज मलेरिया, ये आप लोगों से पूछा गया था कि मलेरिया को किस कारण से होता है।
तो ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। अब आप लोगों से पूछी जाएंगी कॉमन डिसीज, मैंने सारे यहीं पर लिख दी जिससे आप लोग को रिवाइज करने में इजी रहेगी। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती है? डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, कोलरा, टाइफाइड एंड निमोनिया, ये बैक्टीरियल डिसीज है। उसके बाद वायरल डिसीज कौन कौन सी होती है? कॉमन कोल्ड, मम्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स एंड ये आप लोग का पोलियो वायरस भी होता है, ये भी वायरस से होता है। उसके बाद स्वाइन फ्लू पूछी गई थी, ये वायरस से होती है कि किससे होती है? तो स्वाइन फ्लू भी याद रखिएगा। फंगल डिसीज़ कौन कौन सी होती है? तो एथलीट फुट फंगल डिसीज होती है। और प्रोटोजोआ से कौन कौन सी होती है? मलेरिया, ये पूछा गया है। ये अमीबा भी वाले पूछ सकता है। अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनम और कालाजार, ये भी प्रोटोजोआ से होती है। हेलमिंथीज किससे होती है? एस्केलेरिज और फाइलेरिया, ये हेलमिंथीज होती है। तो ये आप लोग की डिसीज़ वाला चैप्टर है। सारे डिसीज़ मैंने आप लोग को रिवाइज करवा दिया है, आप लोग पढ़ करके जाइए कौन सी डिसीज़ किससे होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। वेयर इज़ द एलिफेंटा केव? तो एलिफेंटा केव कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब ये था क्वेश्चन आप लोग का हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट का, तो मैंने आप लोगों के लिए सारे लिख दिए हैं। जैसे कि गोलघर कहाँ से? ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ये पटना में स्थित है। उसके बाद पत्थर की मस्जिद, ये किसने बनवाई थी? परवेज शाह ने, ये भी कहाँ पर है? पहले पटना में है। उसके बाद शेरशाह का मकबरा कहाँ से है? ये सासाराम में, बिहार में स्थित है। उसके बाद विष्णुपद टेम्पल पूछते हैं, रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, कहाँ पर? गया। उसके बाद आप लोग का फिरोज शाह कोटला तो दिल्ली में है। हुमायूं टॉम्ब कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। जंतर मंतर दिल्ली में है। और लक्ष्मी नारायण टेम्पल बिरला फैमिली के द्वारा बनवाया गया था, ये भी दिल्ली में है। प्रेसिडेंट हाउस भी दिल्ली में मिलेगा। सफदरगंज भी दिल्ली में मिलेगा। उसके बाद अजंता केव आप लोगों से पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र में है। और कनेरी फोर्ट पूछा जा सकता है, बुद्धिस्ट के द्वारा बनाया गया था, मुंबई में कनेरी फोर्ट। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आप लोगों का कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनाया गया था। और आप लोगों से जो पूछा जा सकता है इसमें से, विक्टोरिया मेमोरियल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल में बनाया था। तो ये मैंने आप लोगों के लिए सारे लिख दिए हैं, आप लोग इनको रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो याद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूँ। जो कोपेन क्लासिफिकेशन था ये क्लाइमेट के बेस था, क्लाइमेट को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। तो इन्होंने बताया था कि 5 तरीके से जो क्लासिफिकेशन किया जाता है 1884 में। वो पाँच मेथड कौन कौन से आप लोग का? ए ट्रॉपिकल, बी ड्राई क्लाइमेट, सी वार्म टेम्परेट, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट और ए आप लोग का कोल्ड क्लाइमेट्स और एच हाईलैंड्स था। तो ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स थी, ये क्लासिफिकेशन था जो कोपेन ने दिया था 1884 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कोऑपरेशन फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट? तो ये किस कंट्री में था? ये डेनमार्क में था। विच इज नॉट ए इन्फेक्शियस डिसीज, जो अस्थमा होती है ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। तो बायोलॉजी का जो डिसीज वाला चैप्टर है इसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 10 की घात -9 के बराबर होता है, आप लोगों को पता भी होगा। वो प्रपोज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इन 1933, तो इसको भी आप लोग कमेंट करिएगा, इसको आप लोग कंफर्म करिएगा कि ये पूछा गया था कि नहीं। तो ये आइडिया दिया था चौधरी रहमत अली ने 1933 में। आर्टिकल रिलेटेड टू सिटीजनशिप हम लोग देख चुके हैं, तो ये 5 से 11 में था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप जो हमने ब्रिटेन से ली है। आई मंदप्पम, तो ये किस स्टेट में या यूटी में पड़ता है? आई मंदप्पम, तो ये पड़ता है आप लोग का एक पार्क है, मोन्यूमेंट है जो फ्रेंच ने बनाया था, फ्रेंच के टाइम का। मोन्यूमेंट ऑफ ड्यू पार्क इज ए वाइट मोन्यूमेंट इन पुडुचेरी, तो ये कहाँ पर? पुडुचेरी में। इंडिया बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेपोलियन 3 के टाइम पर ही इंडिया में बनाया गया था। एम्परर ऑफ फ्रांस थे जो नेपोलियन 3। स्वाइन फ्लू हम बता चुका हूँ मैं, वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 23, करंट अकाउंट इन बैंकिंग रिलेटेड, तो ये किससे रिलेटेड होता है? तो करंट अकाउंट जो होता है ये सिर्फ उन्हीं का खुला जाता है जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनके हाई नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजैक्शन होते हैं बैंक के साथ, तो उनके लिए क्या खोलते हैं? करंट अकाउंट। व्हेन इज द नेवल डे, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। ट्राइब्स ऑफ मिजोरम से क्वेश्चन पूछा गया था, तो कौन कौन सी ट्राइब्स होती है मैंने सारे लिख दिए हैं। हो सकता है कि अपकमिंग शिफ्ट में आप लोगों को बाकी ट्राइब्स से पूछ सकता है। ढीमसा, राबा, चकमा, लखेर, खासी, श्यांटेंग, कुकी और पवाई। अबोलिशन ऑफ द टाइटल विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में होंगे आप लोगों के। तो आर्टिकल 18 के तहत इसमें क्या बात कही गई? तो महाराजा, राजा, राव बहादुर, तो आर ये इस तरह के टाइटल हैं, ये अबोलिश कर दिए गए थे। किस आर्टिकल में? ये आप लोगों का आर्टिकल 18 के तहत। उसके बाद द मेन कोज ऑफ हटाने का मेन कोज क्या था? इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्राइम, वो हमारे जो प्रेसिडेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड द पन्नो भाजू, तो ये वोन बाई वुमेन बिलोंग्स टू, तो ये किस स्टेट की वुमेंस के द्वारा पहनी जाती है? तो ये था इसका उत्तर गोवा। और ये ड्रेस भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, तो ये है आप लोग की ड्रेस गोवा की। तो ये थे क्वेश्चन आप लोगों के 27 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। 3 क्वेश्चन जो मुझे नहीं मिले तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सर ये 3 क्वेश्चन हैं
या आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को उनको PDF में इंक्लूड कर दूंगा। टोटल 30 क्वेश्चन की PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये थी आप लोगों की जीके की एनालिसिस। अब कंप्यूटर का देख लेते हैं। कंप्यूटर में दो क्वेश्चन तो नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग पढ़कर जा सकते हैं। एक तो ओसाइड मॉडल पढ़ के जाना, 7 लेयर है, 7 लेयर के बारे में पढ़कर जाना कि कौन सी लेयर किस क्या क्या काम होता है, कहाँ कहाँ होती है, और हर एक लेयर के नाम भी पता होने चाहिए और उनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए। नेटवर्किंग पता होना चाहिए, टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी पढ़ के जाइएगा, मैं भी करा दूंगा आप लोगों को टोपोलॉजी। और ऑपरेटिंग सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और मेमोरी भी पढ़ कर जाइएगा। तो ये 6 से 7 टॉपिक है जो आप लोगों को कवर करके जाने हैं। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स करा दीजिए तो मैं आप लोगों को करा दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों को मैं एक रिकमेंड कर दूंगा कि 30 रुपीज़ की मेरी PDF है कंप्यूटर वाली, पेड PDF है 30 रुपीज़ की। तो इस PDF को आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा। 60 पेज है, आप लोगों को सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। टोपोलॉजी भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ये टॉपिक्स नहीं मिलेगा, बाकी ये टॉपिक मिल जाएंगे। कैसे परचेज करनी मैं आप लोगों को नंबर लिख देता हूँ, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा 7409781828। तो इस नंबर पर आप लोगों को कंप्यूटर की PDF मिल जाएगी, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। 30 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये थे कंप्यूटर की एनालिसिस। आई होप आप लोग को एनालिसिस पसंद आई होगी, और अगर एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसको शेयर जरूर करिएगा जिससे हर एक कैंडिडेट को फ़ायदा हो सके जिनका भी एग्जाम 21, 22 एंड 23 को है। और PDF आप लोग को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में। टोटल अभी 166 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। ये वाली फर्स्ट शिफ्ट की PDF है मैंने प्रोवाइड करवा दी थी, और जो सेकंड शिफ्ट की PDF है ये भी आप लोग को मिल जाएगी। तो आप लोग ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आप लोग चाहते हैं कि 21, 22, 23 की शिफ्टों की एनालिसिस भी इसी तरीके से की जाए, उसके लिए भी आप लोग कमेंट करिएगा।